जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन पीजीटी को ध्यान में रखते हुए, मतलब पीजीटी लेवल के जो है क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की को किसने परिभाषित किया। तो सोशल फैक्ट की बात करते हैं इमाइल दुर्खिम। अगला है, दुर्खिम ने आत्महत्या सुसाइड को किस प्रकार अध्ययन किया है। तो दुर्खिम ने सुसाइड के जो अध्ययन किया है वह समाजशास्त्री अध्ययन इन्होंने किया है। समाज को ही आत्महत्या का कारक दुर्खिम ने माना है और इन्होंने मनोवैज्ञानिक जो अवधारणा थी उसकी आलोचना की है। अगला प्रश्न है, फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी प्रकार्यात्मक एकता का समाज जो है किसकी अवधारणा या समाजशास्त्री से जुड़ा हुआ है। तो प्रकार्यात्मक एकता की बात करते हैं टालबर्ट पार्सन्स। अगला है एनोमी। एनोमी की अवधारणा का उपयोग दुर्खिम ने किसके विश्लेषण में किया है। तो जो एनोमी की अवधारणा इन्होंने बताया है मतलब विचलन। विचलन मतलब सामाजिक नियमों को न मानना जिससे सामाजिक विघटन की संभावना होती है। इन्होंने कहा कि एनोमी की स्थिति जब पैदा होती है तब व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या करता। अगला है एजिल मॉडल किससे संबंधित है। तो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं फंक्शनल प्री रिक्वेस्टीज के रूप में टालगट पार्सन्स ने एजिल मॉडल का बताया कि एजिल मॉडल जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। तो अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान अनुरक्षण इसका जो है हिंदी है एजिल। अगला प्रश्न है, मैनिफेस्ट फंक्शनल लेटेस्ट फंक्शन। तो प्रत्यक्ष प्रकार और अप्रत्यक्ष प्रकार की बात किसने कही है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की बात करते हैं रॉबर्ट के मर्टन। और इन्होंने प्रकार्यात्मक अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा दी दुष्प्रकार की अवधारणा। पार्सन्स, दुर्खिम वगैरह अपने से पहले जितने भी प्रकारवादी थे उनकी आलोचना करते हुए इन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। वो क्या होते हैं, दुष्प्रकार या अकार्य क्रिया। अगला प्रश्न है, मिडिल रेंज थियरी मध्य अवसीमा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो आर के मॉर्गन। अगला है, कॉन्फ्लिक्ट थियरी का मूल आधार है। तो संघर्ष सिद्धांत का मूल आधार क्या है। वो संघर्ष सिद्धांत का मूल आधार वर्ग संघर्ष रहा है। वर्ग संघर्ष की बात कौन करते हैं, तो मार्क्स करते हैं। कौन, मार्क्स। अगला है, ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म किसकी अवधारणा है। तो ये भी जो है कार्ल मार्क्स की अवधारणा। अगला है, मार्क्स के अनुसार अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर का आधार क्या है। तो सुपर स्ट्रक्चर में हमारे राजनीतिक, वैचारिक और धार्मिक या सांस्कृतिक चीजें आती हैं। तो उसका आधार या सब स्ट्रक्चर किसको माना है मार्क्स ने, तो इकोनॉमिक बेस या आर्थिक आधार माना है। आर्थिक आधार को इन्होंने सब स्ट्रक्चर कहा। अगला है, वरस्टियन पद्धति। वरस्टियन पद्धति किस समाजशास्त्री ने दी है, तो मैक्स वेबर है जिन्होंने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए एक व्याख्यात्मक पद्धति को अपनाया और उसी को इन्होंने वरस्टियन पद्धति कहा। अगला है, वेबर का आइडियल टाइप मतलब आदर्श प्रकार क्या है। तो आदर्श प्रकार विश्लेषणात्मक उपकरण है किसी वस्तु या घटना की। विश्लेषणात्मक उपकरण मतलब उसका ऐसी विशेषताएं जो उसका प्रभुत्व करती हैं, उसकी पहचान बनी होती है, जो उसका विश्लेषण कर सकती हैं। तो उसी को उन्होंने आदर्श प्रकार या आइडियल टाइप बताया है मैक्स वेबर ने। अगला है, स्टेटस ग्रुप और पार्टी शब्द किससे जुड़े, मतलब परिस्थिति समूह और दल। परिस्थिति समूह और दल की बात करते हैं मैक्स वेबर।
अगला है लुकिंग ग्लास सेल्फ, स्वदर्पण की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो CH फुले। अगला है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का आधार क्या है? तो सामाजिक प्रतीक और अर्थ। इसके प्रमुख प्रतिपादकों में मीड का नाम जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गॉफमैन को भी जाना जाता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी के रूप में। अगला है ड्रामेटिकल अप्रोच, मतलब नाटकीय परिप्रेक्ष्य किससे जुड़ा है? तो नाटकीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं या नाट्य शास्त्र की बात करते हैं इरविन गोफ। अगला है आई और मी, मतलब मैं और मुझे का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये GH मीड से जुड़ा है। तो 100 प्रश्न करने हैं, इसलिए हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो अगला है जनरलाइज्ड अदर, सामान्यीकृत अन्य की बात कौन करते हैं? ये भी GH मीड है। अगला है हैबिट्स एंड कल्चरल कैपिटल, आदत और सांस्कृतिक पूंजी की बात किसने कही है? तो पियरे बोर्दिये। अगला है एंथनी गिडिंग्स की संरचनाकरण सिद्धांत या स्ट्रक्चरल थियरी की बात किसने कही है? तो इसकी बात इन्होंने कहा कि इसमें जो है संरचना और एजेंसी, मतलब संरचना और व्यक्ति का दोनों का अपना अपना महत्व होता है, दोनों में पारस्परिकता के गुण पाए जाते हैं, एक के अस्तित्व के बिना दूसरा संभव नहीं होगा। तो इन्होंने दोनों को महत्व दिया है, या एक ये भी कह सकते हैं कि इसमें से किसी को ज्यादा महत्व नहीं दिया, दोनों को बराबर महत्व दिया है। तो एक प्रश्न आता है किसमें से किसका महत्व दिया है? तो कई बार उसका आंसर हमें मिलता है कि दोनों को महत्व दिया है, और कई जगह आपको उसका आंसर मिलेगा कि किसी को भी महत्व उन्होंने नहीं दिया। अगला है लाइफ वर्ल्ड और कम्युनिकेटिव एक्शन, मतलब जीवन जगत और संचारात्मक क्रिया, एक किसकी अवधारणा है? तो जुर्गीन हैबरमास की। अगला है पैनोप्रैक्टिस्म, ये शब्द ऐसे ही पूछा जाता है हिंदी में भी। प्रवचन, पैनोप्रैक्टिज्म या प्रवचन की बात कौन करते हैं? तो ये मिशेल। अगला है पोस्ट मॉडर्न परिप्रेक्ष्य के मूल पर जोर देता है। तो पोस्ट मॉडर्न या उत्तर आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य मानता है कि कोई भी चीज एक कार की नहीं है, वो उसमें बाहुलता और विविधता देखने को मिलती। अगला है नारीवादी दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है? तो नारीवादी दृष्टिकोण कहती है कि महिलाओं और पुरुषों को लैंगिक समानता मिलनी चाहिए, महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगला है इंटरसेक्शनलिटी की अवधारणा किस नारीवादी विद्वान ने दी है? या अंतर अनुभाविकता भी इसके कहते हैं, तो एक किम्बरले शाह है। ये कई बार अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेट के एग्जाम। इंटरसेक्शनलिटी लैंगिक समाजीकरण या लैंगिक समाजशास्त्र से संबंधित चैप्टर में आपको मिलेगा। अंतर अनुभागिता, इसमें क्या होता है? आयु लिंग जाति के आधार पर जो है तुलनात्मक अध्ययन की बात कही जाती। अगला है ऑर्गेनिक एनोलॉजी, सावयव तब तुलना जो है किसने की है? तो सावयवी समाज की अवधारणा या सावयवी तुलनात्मक की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हालांकि सबसे पहले अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र में सावयव तुलनात्मक की है, उसको थोड़ा डिटेल में विस्तृत हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, इसलिए ऑर्गेनिक एनोलॉजी के लिए हर्बर्ट स्पेंसर को जाना जाता है। और इन्हीं को फॉलो करते हुए दुर्खीम ने भी अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी है? तो सामूहिक चेतना की बात करते हैं इमाइल दुर्खीम। अगला है मैकेनिकल सॉलिडिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी के प्रतिपादक कौन है? मतलब यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात करते हैं, तो यहाँ भी जो है इमाइल दुर्खीम राइट आंसर है। तो इन्होंने आदिम समाज को यांत्रिक एकता वाला समाज बताया है और आधुनिक समाज को सावयवी एकता वाला समाज बताया। और जस्ट इसके अपोजिट टॉनीज है, जिन्होंने आदिम समाज को सावयवी समाज बताया है और आधुनिक समाज को यांत्रिक समाज बताया। अगला है जनरल थियरी ऑफ एक्शन,
जनरल थियरी ऑफ एक्शन मतलब क्रिया की सामान्य अवधारणा किसने दी है? तो पार्सन्स। अगला है पैटर्न वेरिएबल्स किस समाजशास्त्री से जुड़ी अवधारणा है? प्रतिमान चर। प्रतिमान चर की बात करते हैं टारगेट पार्सन्स। अगला है रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ समूह की। तो संदर्भ समूह की अवधारणा समाजशास्त्र में आर के मार्टन ने प्रयोग किया है। इसके अलावा एक इससे संबंधित प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम किसने दिया है? तो सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात करते हैं कौन? हाइमन। कौन करते हैं? हाइमन। हाइमन का एक कॉन्सेप्ट और करता है राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक सामाजिकरण की जो अवधारणा है वो भी हाइमन ने ही दिया है, जो कि कई बार पीजीटी के एग्जामों में पूछा जा चुका है। रोल सेट भूमिका पुंज की बात करते हैं, तो भूमिका पुंज की बात करते हैं। अगला है एलिनिएशन विमुक्ता या अलगाव की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो अलगाव की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। अगला है वेबर के अनुसार रेशनलाइजेशन तार्किकीकरण या विवेकीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो विवेकीकरण की प्रक्रिया है जब हम परंपरागत मूल्यों के स्थान पे तर्कसंगत नियमों का जो है उपयोग करने लगते हैं। तो हमारा क्या है? रेशनल या तार्किक होता। ब्यूरोक्रेसी का गहन अध्ययन किसने किया है? तो नौकरशाही का सर्वप्रथम गहन अध्ययन मैक्स वेबर ने किया। अगला है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी ग्रंथ है? तो यह मैक्स वेबर की ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि पूंजीवाद का उद्भव का जो प्रमुख कारण है वह धार्मिक नैतिकता या आचार नीति भी इसको बोलते हैं। अगला है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को किसने गढ़ा है? तो शब्द को गढ़ा किसने? हर्बर्ट ब्लूमर। अगर जनक की बात हो जाएगी तो जीएच मीड को इसका जनक माना जाता है। और जो हर्बर्ट ब्लूमर थे वो जीएच मीड के जो है शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे जीएच। अगला है फ्रंट एंड बैक स्टेज की अवधारणा किस दृष्टिकोण का हिस्सा है? तो नाट्य शास्त्र या नाट्य कला शास्त्र की बात जो है गॉफमैन ने फ्रंट स्टेज अग्रमंच और पश्च मंच की बात जो है कही है कि व्यक्ति सामने कुछ और होता है, समाज के सामने कुछ अलग तरीके से व्यवहार करता है, और अपने बैक मंच मतलब घर में नॉर्मली वो अलग तरीके से व्यवहार करता है। मेथोडोलॉजी निजाति पद्धति शास्त्र की स्थापना किसने की है? तो हराल्ड गारफिंकल ने किया है। किसने? गारफिंकल। तो हराल्ड गारफिंकल। अगला है कन्वर्सेशन एला विमर्श विश्लेषण एनालिसिस किसने दिया है या किसमें होता है? कन्वर्सेशनल एनालिसिस पेच का हिस्सा होता है, मतलब बातचीत किसमें होती है। तो एथोडो मेथोडोलॉजी जब हम किसी कल्चर या संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो वहां बातचीत की संभावनाएं होती है। अगला है डुअल हार्मोनेटिक्स। तो द्वैध हार्मोनेटिक्स ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, या द्वैतवाद द्वैत संरचनात्मक द्वैत की बात करते हैं। द्वैत शब्द जो है गिडिंग्स ने बताई है, जो चीजें हैं कि कैसे संरचना और एजेंसी का महत्व है उसके बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की। तो थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए रोकना पड़ा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रिफ्लेक्सिविटी लचीलापन या रिफ्लेक्सिविटी की बात कौन करते हैं? इन्होंने आधुनिक समाज को रिफ्लेक्सिव सोसाइटी कहा है। किसने? एंथनी गिडिंग्स।
कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन की बात कौन करते हैं? तो पियरे बोर्डियू। अगला है डिस्क्रेसिव फॉर्मेशन। डिस्क्रेसिव फॉर्मेशन शब्द की रचना किसने की है? तो मिशेल फुको। अगला है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, पुस्तक किसकी है? तो नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट की बात करते हैं जो हैबरमास। अगला है लैंग्विस्टिक टर्न, भाषात्मक बदलाव या टर्न की बात करते हैं हम, झुकाव मुड़ाव। तो कहाँ है यह, किस विचारधारा से जुड़ा है? वो आज उत्तर आधुनिकता से जुड़ा है। किससे? उत्तर आधुनिकता से। आज एक जगह कई अलग अलग भाषाएं बोलने को मिल जाती हैं, या किसी एक भाषा जैसे अंग्रेजी को लेकर हर जगह थोड़ा कॉमन या सार्वभौम रूप से देखा जाता है, तो इसको लैंग्विस्टिक टर्न कहते हैं कि आज लोकल या स्थानीय भाषा को लोग कम महत्व देकर अलग भाषा को ज्यादा महत्व, जैसे अंग्रेजी को महत्व अधिक देने लगे हैं, तो उसको लैंग्विस्टिक टर्न या टर्म कहा गया। मेटा नरेटिव, बृहत वृत्तांत। मेटा नरेटिव बृहद वृत्तांत की आलोचना किसने की है? तो अपने उत्तर आधुनिकता के विचार में बृहद सिद्धांतों या बृहद वृत्तांतों की आलोचना लियो टॉड करते हैं, मेटा नरेटिव। अगला है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन या विखंडनवाद पद्धति या दर्शन किस कौन जुड़े हुए हैं? डीकंस्ट्रक्शन जैक्स देरिडा। अगला है स्टिमुलस एंड स्टिमुलेशन, संकेत एंड सांकेतिकता की बात कौन करते हैं? या जीन बॉड्री-लार्ड दिया। ये भी अभी हाल फिलहाल के नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इससे संबंधित। अगला है हाइपर रियलिटी, अति वास्तविकता की बात कौन करते हैं? अति वास्तविकता की बात कौन करते हैं? बॉड्री-लार्ड। अपने उत्तर आधुनिक विचार में इन्होंने हाइपर रियलिटी की बात कही। अगला है सेकेंड सेक्स, किस नारीवादी का ग्रंथ है, मतलब किसकी पुस्तक है? सेकेंड सेक्स जो है प्रसिद्ध पुस्तक हमारा सिमोन द बुआ। इनका एक स्टेटमेंट है कि नारी पैदा नहीं होती, नारी बनाई जाती है। मतलब महिलाएं जैविक रूप से पुरुषों के समान होती हैं, लेकिन समाज उनको क्या होता है? नारी बना देता है समाजीकरण के माध्यम से। अगला है द फेमानाइन मिस्टेक, पुस्तक किसने लिखी है? तो फेमानाइन मिस्टेक की बात करते हैं बेट्टी फ्रेडर। अगला है जेंडर ट्रबल, तो जेंडर ट्रबल पुस्तक की बात करते हैं जूडिथ बटलर। ये नारीवादी पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो जूडिथ बटलर है। अगला है परफॉर्मेटिव जेंडर, परफॉर्मेटिव जेंडर या परफॉर्मेटिव जेंडर की अवधारणा किसने दी है? तो ये जो अवधारणा है ये जूडिथ बटलर का है कि कई बार व्यक्ति होता है अलग जेंडर का, लेकिन उसका परफॉर्मेंस या चाल ढाल अलग तरीके से होता है, तो उसको जूडिथ बटलर ने परफॉर्मेटिव जेंडर कहा है। जैसे कोई पुरुष का महिला की तरह व्यवहार कर। सोशल एक्शन का वर्गीकरण किसने किया है? तो सोशल एक्शन की बात, सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण मैक्स वेबर ने 4 प्रकार का किया। अगला है इंस्ट्रूमेंटल पर्सनैलिटी और वैल्यू पर्सनैलिटी, इसकी बात किसने की है? मूल्य तार्किकता और साधन तार्किकता या इंस्ट्रूमेंटल तार्किकता। तो साधन और मूल्य की तार्किकता की बात करते हैं मैक्स वेबर। करिश्मेटिक अथॉरिटी, चमत्कारिक सत्ता या करिश्माई सत्ता की बात कौन करते हैं? या कौन सा चीज उसमें विशेषता होती है? तो पहले कौन बात करता है? तो मैक्स वेबर का बात करते हैं। और करिश्माई सत्ता की प्रमुख विशेषता होता है कि व्यक्ति के पास जो है व्यक्तिगत आकर्षण पर आधारित सत्ता होती है, किसी एक व्यक्ति से प्रभावित होकर लोग उसको फॉलो करते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, अंबेडकर हो गए, तो ये सब जो है करिश्मेटिक शक्ति वाले व्यक्ति। आइडियल स्पीच सिचुएशन, आइडियल स्पीच आदर्श वाचक संकेत या उत्प्रेरक का सिद्धांत किसने दिया है? वो एजुर्गीन हैबरमास का है, आदर्श वाचक। अगला है पावर नॉलेज, मतलब
शक्ति और ज्ञान की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? शक्ति और ज्ञान की बात करते हैं फूको। डिसिप्लिनरी सोसाइटी, डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक समाज की बात कौन करते हैं? अनुशासनात्मक समाज या डिसिप्लिनरी सोसाइटी की बात कौन करते हैं? वह मिशेल फूको। अगला है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की अवधारणा किसने दी है? तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करते हैं सी राइट मिल्स। अगला है पावर एलीट, अभिजात वर्ग या शक्ति की बात, अभिजात शक्ति पावर एलीट की बात करते हैं सी राइट। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू मतलब अतिरिक्त मूल्य की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। अगला है क्लास इन सेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ मतलब स्वयं में वर्ग और अपने आप में वर्ग में भेद किसने किया? ये भी कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। इसमें से इसकी प्रमुख विशेषता, इसमें चेतना नहीं होती और इसमें चेतना आ जाती है, तो वह क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाता है। अगला है कमोडिटी फेटिज्म। कमोडिटी फेटिज्म मतलब हर चीज को वस्तु की तरह देखना होता है। तो ये किसने दी है? तो एक कार्ल मार्क्स ने कहा कि हर चीज खरीदी और बेची जा रही है। और श्रम, खास करके इन्होंने श्रम के संदर्भ में कमोडिटी फेटिज्म की बात कही। हेजीमनी, प्रभुत्व की अवधारणा किसने दी है? प्रभुत्व की बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी। ये भी अभी हाल में पूछा गया। आइडियल लॉजिकल स्टेटस एपरेटस किससे जुड़ा है? तो आदर्शात्मक राज्य या आदर्शात्मक स्टेज, राज्य, स्टेटस, समूह या कुछ भी कर सकते हैं। आदर्शात्मक राज्य अल्थ्यूजर से संबंधित। अगला है रेफिक्सन, रेफिक्सन की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो जॉर्ज लुकाक से जुड़ा है। किसमें? रेफिक्सन की अवधारणा। वन डायमेंशनल मैन, एक उद्देश्यी आदमी या वन डायमेंशनल मैन की बात करते हैं हर्बर्ट मार्क्यूज, इनकी पुस्तक। कल्चरल इंडस्ट्री, सांस्कृतिक उद्योग, तो थियोडोर एडोर्नो और होर्खहाइमर ने कल्चरल इंडस्ट्री की बात कही। और किस स्कूल के विद्वान थे? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान ये दोनों थे। और फ्रैंकफर्ट स्कूल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आलोचनात्मक संप्रदाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है नरेटिव डायलेक्टिक्स, नरेटिव, तो नरेटिव डायलेक्टिक की बात कौन करते हैं? ये भी एडोर्नो ने बात की। अगला है कॉलोनियल डिस्कोर्स, उपनिवेशी विमर्श की बात किसने की है? तो उपनिवेशी विमर्श की बात करते हैं एडवर्ड सही, कॉलोनियल डिस्कोर्स। सबाल्टर्न स्टडीज, उपाश्रित अध्ययन से किस दृष्टिकोण का हिस्सा है? तो सब अल्टर्न मतलब उत्तर आधुनिक समाज में सूक्ष्म अध्ययन के माध्यम से सब अल्टर्न या उपाश्रित लोगों का, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसको सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव या स्टडीज करते हैं। कैन द सब अल्टर्न स्पीक निबंध किस विदुषी का? तो कैन द सब अल्टर्न स्पीक किस महिला विदुषी का है? तो गायत्री स्पॉक। तो किसका है? गायत्री स्पॉक। अगला है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, पुस्तक किसकी है? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लियोटार्ड की पुस्तक है। लिक्विड मॉडर्निटी किससे संबंधित है? तो लिक्विड मॉडर्निटी हमारी जो है जिगमेंट बाउमैन की पुस्तक है, या अवधारणा भी कर सकते हो, तरल आधुनिकता इसको बोलते हैं। अगला है रिस्क सोसाइटी, जोखिम समाज, तो जोखिम समाज की अवधारणा भी इन्हीं की है, पुस्तक भी इन्हीं से संबंधित। रिफ्लेक्सिव
मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किसकी है? तो रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, उलरिच बेक, गिडिंग्स और लस। अगला है डिसएम्बेडिंग और री एम्बेडिंग की अवधारणा किसने है? विसन्निहितकरण और पुनर्सन्निहितकरण की अवधारणा जो है एंथनी गिडिंग्स की। डिसएम्बेडिंग मतलब विसंबंधनकरण और री एम्बेडिंग मतलब पुनः संबंधी। अगला है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट पुस्तक किसकी है? वो यह जोसेफ स्लेट की पुस्तक है, जो कि एक पोस्ट मॉडर्न थींकर है, जिन्होंने वैश्वीकरण पर जो है अपने विचार रखे। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। अगला है मैकडोनाल्ड ऑफ सोसाइटी। तो मैकडोनाल्ड और ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं जॉर्ज व्हिटजेर, जिन्होंने मैकडोनाल्ड को विस्तृत अमेरिकी समाज के ऊपर अध्ययन करके बताया कि किस तरह वैश्वीकरण के माध्यम से मैकडोनाल्ड सारे विश्व में फैल गया। अगला है आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी। तो आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी तो तार्किकता का लौ पिजड़ा करके या लौ पिजड़ा जब भी आ जाए तो मैक्स वेबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है सिविलाइजिंग प्रोसेस, सभ्यता प्रक्रिया किस समाजशास्त्री का कार्य है? सिविलाइजिंग प्रोसेस तो नॉबर्ट एलियास की पुस्तक है सिविलाइजिंग प्रोसेस। अगला है फिगुरेशनल सोशियोलॉजी। फिगुरेशनल सोशियोलॉजी पुस्तक जो भी है वो भी नॉबर्ट एलियास की ही पुस्तक है। अगला है टाइम स्पेस डिस्कंटेशन शब्द किसने गढ़ा है? तो टाइम स्पेस डिस्कंटेशन शब्द की बात करते हैं एंथनी गिडिंग्स। वर्ल्ड सिस्टम थियरी, ये भी कई बार पीजीटी के एग्जामों में पूछा गया, विश्व व्यवस्था सिद्धांत तो इमनुअल वालर स्टीन। डिपेंडेंसी थियरी या निर्भरता का सिद्धांत, तो निर्भरता का सिद्धांत आंद्रे गोल्डर का है। इन्होंने कहा कि जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं वो किस पे निर्भर है? तो विकसित देशों पर निर्भर है, टेक्नोलॉजी को लेकर, कई चीजों को लेकर उन पे निर्भर। कोर, सेमी फेरी और फेरी, केंद्रीय, अर्ध परिधि और परिधि की बात किसने या किस सिद्धांत में की गई है? तो वालर स्टीन ने किया है अपनी वर्ल्ड सिस्टम थियरी में। उन्होंने कहा कोर मतलब विकसित देश, सेमी फेरी मतलब अल्प विकसित देश और फेरी परिधि, परिधि मतलब किनारे वाले देश जो है अविकसित देश। तो ये इस तरह है कि केंद्र में तो होते हैं जैसे अमेरिका जैसे देश, उसके बाद भारत चीन जैसे देश, उसके बाद जो है सूडान या अल्प विकसित देश होते हैं या अविकासशील देश होते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का संघर्ष। सभ्यता का संघर्ष की बात करते हैं सैमुअल हंटिंगटन। इमेनिजिस्ट कम्युनिटी, आभासी समुदाय की बात किसने की है? तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेनाइज्ड कम्युनिटीज की बात की, आभासी समुदाय। कल्चर स्टडीज के विकास में किस विद्वान का योगदान है? तो कल्चर स्टडीज नामक पुस्तक किससे जुड़ी है? स्टुअर्ट हॉल से। अगला है इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल्स किससे संबंधित है? तो इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल किससे संबंधित है? संकेतन, असंकेतन या विसंकेतन मॉडल किससे संबंधित है? स्टुअर्ट हॉल से। होमो हायरार्कीस पुस्तक किसकी है? तो होमो हायरार्की जो पुस्तक है हमारी लुई ड्यूमो की है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछी गई। इसमें इन्होंने जाति तथा के स्तरीकरण की संरचनात्मक व्याख्या की, कहा कि यह शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर जो है विकसित किया गया। अगला है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तो ये भी जीएस भुरिये की बुक है जो कि जाति प्रथा पर गहन अध्ययन के लिए जानी जाती है, जीएस भुरिये। अगला है डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? तो एमएन श्रीनिवास ने दिया है। अपने कुर्ग रामपुरा के कुर्ग समुदाय के अध्ययन पर उन्होंने डोमिनेंट कास्ट की बात कही। संस्कृतिकरण शब्द किस समाजशास्त्री ने उपयोग किया है? तो एमएन श्रीनिवास ने अपने अध्ययन रामपुरा के अध्ययन में ही संस्कृतिकरण की अवधारणा
बताइए। संस्कृतिकरण बेसिकली है क्या कि निम्न जातियां उच्च जातियों की जीवन शैली का जो है अनुकरण करती। अगला है लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, लघु परंपरा और बृहत परंपरा। तो लघु परंपरा और बृहत परंपरा विकसित किसने किया है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। इनके अलावा भारत में अगर पूछ ले तो मैकिंग मेरियट और मिल्टन सिंगर ने इसका उपयोग किया। अगला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, किसकी पुस्तक है? तो योगेंद्र सिंह की पुस्तक। अगला है एलिनिएशन ऑफ कास्ट, किसकी रचना है? तो एलिनिएशन ऑफ कास्ट जो है पी आर अम्बेडकर की रचना। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीडीसी एग्जाम हो गया, राजस्थान ने फिर से रिफॉर्म करने के लिए, भरने के लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है और एक नए नियम को जोड़ दिया है कि अब आपको प्रत्येक पेपर में जो है 40% मार्क्स ओवरऑल और अन्यथा सभी पेपरों में 36% मार्क्स लाना है, तब आपकी कॉपियां जचेगी, आपको पास माना जाए। इसके अलावा सारी चीजें वही है। झारखंड से कई जगह मतलब आने वाले कुछ समय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी खासी वैकेंसियां हर स्टेट में देखने को मिल सकती हैं, तो आप लोग तैयार। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।